Okay, so this is lecture 7 on gravitation and आज का हमारा टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना होगा. सो दिस टॉपिक इज ट्रिकी एंड वाई इज दैट? बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड. कभी भी पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ रेफरेंस. जब आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी. पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते थे एंड इट वाज वर्क डन अपॉन चार्ज. ये फॉर्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस का. ठीक है, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मास. वर्क डन अपॉन मास, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो अब देखो होता क्या है बेसिकली, हमें पता है डिफरेंस का फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल से A से B हम B से लेकर A एक पॉइंट को लेके जा रहे हैं. मास M का पॉइंट है जिसे हम B से A लेके जा रहे हैं. तो हमारे पास डिफाइंड क्या है? दैट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB. ठीक है, जहां पर आ रहे हो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन in bringing the body from B to A divided by its mass M. This is the formula. Do you get the formula? आप कहाँ से कहाँ तक लेकर आए? B से A तक लेकर आए. तो जो फॉर्मूला है डिफरेंस का वो क्या है? VA फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम B to A अपॉन M. ये फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसको मैं क्लियरली फिर से लिख देती हूँ. दैट इज VA माइनस VB is equals to work done in bringing the body from B to A upon mass. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पोटेंशियल का फॉर्मूला. वी हैव गॉट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, वी नीड द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. तो देखो स्मार्टनेस तो ये होगी कि हम एक चीज़ को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो देखो जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसको हम जीरो मान लेते हैं, है ना. रेफरेंस लेंगे और जीरो मान लेंगे. तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इधर होता है इन्फिनिटी. वी कंसिडर दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो. ठीक है, तो अगर हम जो B पॉइंट है उसको इन्फिनिटी कंसिडर कर लें तो क्या हो जाएगा? VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A डिवाइडेड बाय मास. ये हो जाएगा. ठीक है, तो V इन्फिनिटी चूंकि जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी ऑफ A, पोटेंशियल एट पॉइंट A. वो क्यों आया? क्योंकि हमने पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया दैट इट इज जीरो. इज दैट क्लियर? और अगर मैं इधर मास को भी 1 ले लूँ, मास को क्या ले लूँ मैं? 1 ले लूँ, तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो VA माइनस V इन्फिनिटी दैट वाज जीरो. ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ मास 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज द पोटेंशियल ऑफ A. समझ आ गई बात? ये फॉर्मूला समझ आ गया? यही फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन है. देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फील्ड ऑफ अ गिवन बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट पे कंसिडर कर रहे हो इन अ फील्ड. जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आसपास एक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड. मैंने लास्ट क्लास में बताया था. जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट. इन द सिमिलर मैनर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? जहाँ पे उसका अट्रैक्शन फील हो. ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. ऑलराइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बॉडी शुड बी विदाउट एक्सेलरेशन. मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हो तो वो बहुत धीरे धीरे आना चाहिए, बहुत ही धीरे. उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा. मतलब इतना धीरे आ रहा है, चेंज इन स्पीड है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो है. समझ आ गई बात? आप इन्फिनिटी से लेकर तो आ रहे हो बट यू आर ब्रिंगिंग इट वेरी वेरी स्लोली. ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है? क्या है डेफिनेशन? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये वाला सिनारियो है. ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है मास M का. आप क्या कर रहे हो? इन्फिनिट, और आपको इस पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P. इसकी वजह से, इस मास की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है.
इस मास की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। समझ आ गई बात? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा क्यों? इट इज़ बेसिकली द वर्क डन। अब वर्क क्यों करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली यू आर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, और यहाँ पे जो फोर्स है, कौन सी फोर्स लग रही है यहाँ पे? इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यू आर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, तो वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन इज द पोटेंशियल। सिंपल, ठीक है। सो इसका जो एक्सप्रेशन आता है, दैट एक्सप्रेशन इज माइनस GM अपॉन R। किसका एक्सप्रेशन? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय माइनस GM बाय R, वेयर M इज द मास ऑफ द बॉडी जिसकी वजह से है, एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दैट मास। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे इफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। सो P is the point at a distance r from the center of a given body which is known as a source body। ये source है, इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, of mass capital M, where we have to find the potential। Alright, now consider a point A at distance x from the center of the given body। तो देखो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको इन्फिनिटी से, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमको लेकर आना है 1 kg का मास, और किधर लेकर आना है? इस P तक। यही डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो हमारी जो फोर्स रहेगी इट इज़ नॉट कांस्टेंट, तो तुम डायरेक्टली F इंटू एस नहीं कर सकते हो। मैंने बताया वेरिएबल फोर्स के लिए काम नहीं करता ये फॉर्मूला। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कितना हो जाता है? इंटीग्रेशन FdS, ये होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया फोर्स क्यों नहीं है कांस्टेंट? फोर्स वेरिएबल है। देखो जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हो, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है GMM अपॉन x स्क्वायर या R स्क्वायर, वेयर दिस इज द डिस्टेंस। नाउ व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट, यू आर ग्रेजुअली चेंजिंग दिस x। अगर x ही चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स विल चेंज, इजंट इट? तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरिएबल, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला FS, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं? हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटे से पार्ट के लिए, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया A, एक A पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, और उसको डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया x। ये डिस्टेंस कितना कंसिडर कर लिया हमने? x, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट A पे कैलकुलेट करूँ तो फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा GM और M, ये तो 1 हो गया, GM1 अपॉन x स्क्वायर, इज दिस क्लियर, ठीक है। और मैं इसको एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे मूव करवा रही हूँ B तक, और इसको मैं बोल रही हूँ दिस डिस्टेंस इज dx। क्या किया है हमने? हमें लेकर आना था इन्फिनिटी से लेकर P तक लेकर आना था हमें ऑब्जेक्ट। हम पूरा डायरेक्टली ना करके हम एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं, उसके लिए हम निकाल रहे हैं वर्क डन, एंड देन वील इंटीग्रेट। तो वो जो छोटा सा सेक्शन है वो क्या कंसिडर किया हमने? A से B लेकर आ रहे हैं, A से B। तो A का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज कंसिडर्ड एज x, और ये जितना डिस्टेंस मूव किया दैट इज dx। सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्मॉल वर्क डन? देखो स्मॉल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल्स टू f डॉट ds इंटीग्रेशन। ऑलराइट, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? कॉस आ जाता है, ठीक है, कॉस थीटा। अब इधर मुझे बताओ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा 0 हो गया एंड कॉस 0 इज 1। तो f डॉट ds की जगह मैं डायरेक्टली FdS लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये आपकी फोर्स हो गई GM इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। लेट वर्क डन टू डिस्प्लेस द यूनिट मास इज dw। Now this dw is f dot dx which is f dx. This I told you कि dot product f dx कैसे हो गया? Because your theta is 0, alright? तो f dx कितना हो गया? gm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपका निकल गया dw, alright? अब हमको जब टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जिसके टर्म्स में आपने ये लिखा है dx, मतलब x को आप क्या कर रहे हो? x को वेरी करवा रहे हो। अच्छा अब मुझे बताओ कि आपकी लिमिट्स क्या लगेंगी? देखो ध्यान से देखो, ये आपका मास m था, ये पॉइंट P था, और आप ला रहे हो इन्फिनिटी से, ये डिस्टेंस r था, ये x वेरी करवा रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ था? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो कम करते 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 आप मिनिमम कितना कर सकते हो? r कर सकते हो। मतलब इन्फिनिटी से लेकर r लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर r लेके जा रहे हो, तो लिमिट क्या इन्फिनिटी से r होगी। अब
किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि इन्फिनिटी तो बड़ी चीज़ है, वो हमने नीचे कैसे निकाली? देखो लिमिट लोअर से अपर नहीं है, लोअर वैल्यू होती है, मतलब इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, इसका हम इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू इन्फिनिटी थी, फाइनल वैल्यू ये आर पे रुकी, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हो गई? इन्फिनिटी टू आर। इज दिस क्लियर? दिस लिमिट पुटिंग द लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपका टोटल वर्क डन कितना आ गया? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या जी एम बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, आपका अंदर बचा इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स, -1 बाय एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? जी एम -1 बाय एक्स, और लिमिट कहाँ से लगेगी? इन्फिनिटी से लेकर आर तक ये लगेगी आपकी, ठीक है। तो जब r इन्फिनिटी रखोगे दैट विल बी 0, और जब r रखोगे तो इट विल बी 1 बाय आर। तो आंसर कितना आ जाएगा? -gm r की पावर -1 -0। तो आंसर कितना आ गया? -gm बाय आर। ये इंटीग्रेशन खुद करके देख लेना। सो द वर्क डन कम्स आउट टू बी -gm बाय आर, एंड अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आ गया? -gm अपॉन आर। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये माइनस साइन है, देखो जब भी किसी चीज़ में माइनस साइन लग रहा है दैट शोज इट्स अट्रैक्टिव नेचर। हमें पता है ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं हम, इट इज़ ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। ऑलराइट, नाउ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? देखो यूनिट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन मास। तो वर्क डन का यूनिट कितना होता है आपका? जूल, एंड मास का होता है केजी। तो द यूनिट इज जूल बाय केजी। ऑलराइट, अब ये स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? सी, वर्क इज योर स्केलर क्वांटिटी, मास इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ओवरऑल ये क्या होगा? स्केलर। वर्क स्केलर होता है, याद रखना, भले ही वो होता है F डॉट एस, जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स होते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर आता है, इसलिए वर्क इज स्केलर, मास इज स्केलर, सो पोटेंशियल इज ऑल्सो स्केलर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ इफ क्वेश्चन कम्स कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहाँ पर है? मैक्सिमम, तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब आप सोचोगे इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल हमने 0 लिया है, हाउ कम इट इज मैक्सिमम? तो भैया देखो इसका फॉर्मूला है -gm बाय आर, मतलब हमेशा g हमेशा पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव होगा, r पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो ओवरऑल क्वांटिटी है पोटेंशियल की वो हमेशा नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव। वो 0 कब आएगी? सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियसली 0 इज। नेक्स्ट है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेशन तो बेहद ईजी होगा, जैसे हमने पोटेंशियल का किया है वैसे ही होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? ग्रेविटेशनल, देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशन इन द फील्ड ऑफ अ गिवन बॉडी। जो भी बॉडी किसी पोजीशन में रखी गई है, उस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसके पास, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से रखें, इनकी एनर्जी अलग होगी, इस तरीके से रखे गए तो इनकी एनर्जी अलग होगी, क्योंकि एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, और वो डिफरेंट होगी। तो दिस एनर्जी इज ड्यू टू द पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, इट इज ड्यू टू द पोजीशन। आपने अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ोगे आगे जाके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो एवरीथिंग दिस इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन। तो अभी अगर हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दूँ तो जब उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड एज अ टोटल वर्क डन टू असेंबल देम इन द पोजीशन फ्रॉम अ डिस्टेंस अपार्ट। सपोज यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स रखे गए, अब इनको अपनी किसी जगह से लेके आए होंगे और फिर इधर रखा होगा, तो जो टोटल वर्क किया गया है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी अपनी पोजीशन से लेकर आकर यहाँ पर रखने में, दैट वर्क इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अनदर डेफिनेशन। ऑलराइट, समझ आ गया? तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन और द कॉन्फिगरेशन। ऑलराइट, Now if we talk about gravitational potential energy of a system of two bodies, हम अभी दो bodies consider कर रहे हैं, one of capital mass m and other of small mass m, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया था उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो बहुत ही हल्का सा चेंज है,
चेंज क्या आएगा, देखो उधर जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे थे वो जो मास था दैट वाज 1 kg, यहाँ पर बस 1 kg नहीं होगा, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऑलराइट, तो डिफाइन क्या करेंगे इसे, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी इन द फील्ड ऑफ एनी अदर बॉडी, ठीक है, is defined as the amount of work done in bringing the given body to a particular point in the field of another body without acceleration। ये एक बॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम किसी और बॉडी को लेके आना चाहते हैं इस फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो जितना वर्क डन होगा दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये चीज़ इतनी सेम है कि जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका आया था Gm/r, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल m जो था वो 1 ले लिया था, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो होगी -Gm/r। दिस विल बी द फॉर्मूला किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। डेरिवेशन करेंगे एग्जैक्टली सेम, बस डिफरेंस क्या होगा, जब आप इन्फिनिटी से बॉडी को लेकर आ रहे हो ना तो वो यूनिट मास की नहीं है, वो किसी m मास की है, दैट्स इट। तो ये मास m है, इसकी फील्ड में आप एक ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हो इन्फिनिटी से और इस पॉइंट पर रखना चाहते हो p पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से p डायरेक्टली ना लाकर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम a से b लेकर आ रहे हैं उसे, ये डिस्टेंस है आपका x और ये डिस्टेंस इसने a से b में कितना मूव किया, dx। क्लियर है? तो अगेन आपका जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा, पॉइंट A से यहाँ तक वो हो जाएगा Gmm/x²। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो फोर्स निकल गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dW = ftx यानी Gmm/x² × dx। इज दिस क्लियर? अब क्या करोगे, dW था, W निकालना है तो लिमिट लगाओगे और लिमिट कहाँ से होगी, अगेन इन्फिनिटी से r, ओके। तो क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ∞ to r Gmm/x² dx। क्लियर? तो Gmm तो बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू r 1/x² का इंटीग्रेशन विल बी -1/x, लिमिट लगाओगे आपको आंसर मिलेगा -Gmm/r। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मासेस M and m। इज दिस क्लियर? So by definition work done is the gravitational potential energy of the body of mass m at distance r from the source body M, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी ये। नेगेटिव साइन अगेन क्या बता रहा है, इट इज शोइंग यू that the force is attractive, all right। and again if I ask you at which point will be the gravitational potential energy maximum, तो again it will be infinity, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी और आगे नेगेटिव साइन है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, जस्ट एट वन पॉइंट इट इज गोइंग टू बी 0 एंड दैट पॉइंट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज 0। इज दिस क्लियर? तो इन्फिनिटी पे किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी 0। इज दिस क्लियर? ओके, सो दिस वाज इट।